Industrial safety. What is industrial safety? So primarily a management activity which is concerned with the reducing, controlling, eliminating hazard, which is also known as hierarchy of control. What are the causes of industrial safety? Industrial accidents क्या cause क्या है? Unsafe technical, unsafe condition and miscellaneous causes. अब unsafe conditions पे work schedule है, psychological condition माने behavior of the person, machinery and equipment, if you know any failure in the machinery and equipment, and the job itself sometimes difficult, difficult task जो होता है. See, every day thousands of people die as a result of workplace accidents throughout the world, throughout the globe, every day. कई report होते हैं due to incidents, due to accidents. See, accidents, that is US, according to the US Department another. What's even worse than the bare statistics is that many of these deaths and injuries were due to carelessness and negligence. मैं क्या बोला आपको? Human error accidents, incidents का ज्यादा रहता and could have easily been avoided by paying more attention to safety guidelines. अगर ह्यूमन बिहेवियर सही रहा towards safety और फॉलो करा तो इंसिडेंट एक्सीडेंट मैक्सिमम कम हो जाते. See, objectives क्या है? In this presentation you will learn how to eliminate the hazard and how to control and how to maintain preventing, how to prevent the accidents. Mechanical safeguard, ये ladder safety, electric equipment, compressed gas cylinder, that is different. यहाँ पे एक सेफगार्डिंग दिखाता हूँ, मैकेनिकल सेफगार्डिंग. सी, ये मैकेनिकल सेफगार्डिंग. तो यहाँ पर एक की क्या बता रहे हैं, यहाँ पे कोई भी चीज हो जो आप जनरली यूज करते हैं, इक्विपमेंट. इंडस्ट्रीज में इक्विपमेंट्स मशीन्स ज्यादा यूज होते हैं. कंस्ट्रक्शन साइड में इक्विपमेंट्स वो मशीन्स होते यूज, ज्यादा नहीं होते, कम होते. बट आदमी की मतलब इंडिविजुअल एक्टिविटी, मैनुअल एक्टिविटी ज्यादा होती. इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिविजुअल इज मोर व्हेन कंपेयर टू इंडस्ट्री, नॉन जनरल इंडस्ट्रीज. कंस्ट्रक्शन फील्ड में बंदे का ज्यादा इस्तेमाल होता है, इंडिविजुअल का, वर्कफोर्स, मैनफोर्स का. बट मशीन्स थोड़े कम यूज होते हैं, हाथ के मतलब लेबर्स, वर्कर्स ज्यादा रहते हैं. इंडस्ट्रीज में इक्विपमेंट्स ज्यादा यूज होते हैं, मशीनरी ज्यादा होती है, जैसा कि फोर्कलिफ्ट है, स्टेशनरी जो है क्रेन्स है, ओवरहेड क्रेन्स है, ये पूरे इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं. बॉबकैट्स है और हाइड्रोलिक जैक्स है, ये डिफरेंट जैक्स इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं. वेयर हाउसेज आप देखे इंडस्ट्रीज के ही है, कई वेयर हाउसेज. इंडस्ट्रियल एरिया जो नियर बाय पटनचेरू जो है हैदराबाद में, मतलब आफ्टर क्रॉसिंग लिंगमपल्ली, गच्चीबौली, आपको मिलता है पटनचेरू. पटनचेरू एरिया इज वन ऑफ द इंडस्ट्रियल एरिया इन इन द हैदराबाद, which is nearer to the हैदराबाद सिटी. हैदराबाद के करीब में इंडस्ट्रियल एरिया पटनचेरू है. उधर साइड में आपको मेडचल हुआ एरिया आता है जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज्यादा है. तो ये एक जस्ट. तो सेफ गार्डिंग, कोई भी मशीन्स को जब यूज करते तो सेफ गार्डिंग होना जरूरी है. इफ नॉट, ऐसे मैकेनिकल सेफ गार्डिंग अगर नहीं रहे तो जो है कभी भी इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स, इंजुरी जो है ज्यादा होती. ये सेफ गार्डिंग से प्रोटेक्शन होता. नाउअडेज अब पहले के टाइम पे, पहले के अगर कंपेयर करें आप तो लास्ट के 10 years पहले, 15 साल पहले उतनी टेक्नोलॉजी में थोड़ा डिफरेंशिएशन था, टेक्नोलॉजी थोड़ी कम थी. बट नाउअडेज सेंसर सिस्टम्स आ गए, सेंसर सिस्टम आने की वजह से काफी सारे ऑटोमेटिक, अगर कोई चीज आ गई सामने, सेंसर एक्टिव हो गया, वो खुद ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, ऑफ हो जाता है. थोड़े मशीन ऐसे आए, जैसा कि एग्जाम्पल अभी देखो आप, पेट्रोल पंप का एग्जाम्पल. जब पेट्रोल डालते हो तो जब फुल हो जाती है, टैंक फुल करवाने के लिए, फ्यूल जब फिलअप करने के लिए जाते हैं आप, टैंक फुल हो गया तो ऑटोमेटिक जब अपन प्रेस किए भी, तब रिवर्स में जब लगता है वो ऑटोमेटिक सेंसर है तो खुद ब खुद ऑटोमेटिक जो है लॉक हो जाता, फिर उसको निकाल के अनलॉक करना पड़ता. इस सिस्टम से वैसे सेफ गार्डिंग में, मतलब मशीन्स में, इक्विपमेंट्स में भी सेफ गार्डिंग सिस्टम में सेंसर सिस्टम आ गए. तो ये क्या होता है, इंजुरीज कॉज्ड बाय मशीन्स आर यूजुअली सिवियर एंड परमानेंट. ऑब्वियसली कट, सिवियर कट. अब ड्रिलिंग मशीन है और
जो है कटिंग मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन है, इससे कई इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स में, मैकेनिकल इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट्स में कई ऐसे एक्सीडेंट्स हैं, इंजरीज हुए हैं, फिजिकल इंजरीज, जिसमें हाथ कट गया बंदे का, उंगलियां कट गई। और जनरली जब उंगली है वो कट गई तो ये परमानेंट होती है, सिवियर एंड परमानेंट माने फिर कभी नहीं लगा सकते। कुछ एरिया कुछ पार्ट का सर्जरी होती है, बात अगर कंप्लीटली डैमेज हो गई तो कंप्लीटली फिंगर रिप्लेस नहीं कर सकते, इसीलिए परमानेंट बोल के बता रहे हैं। और मशीन गार्डिंग कैन हेल्प प्रिवेंट इंसिडेंट्स एंड इंजरीज। गार्डिंग जो रहती, जो सेफ गार्ड सिस्टम, ऊपर का जो प्रोटेक्शन सिस्टम रहा तो इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स सिवियरिटी कम होती है, और इंसिडेंट्स मतलब इंजुरीज, पर्सनल इंजुरीज, फिजिकल इंजुरी कम होती है। सी यहाँ पर सेफ गार्ड सिस्टम है, देखिए जैसा कि देख ट्रांसमिशन गार्ड, पॉइंट ऑफ ऑपरेशन से पूरे यहाँ पर एक जस्ट एक आपके नॉलेज के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये सेफ गार्डिंग सिस्टम देखिए यहाँ पर, अगर ये सेफ गार्डिंग सिस्टम नहीं रहा तो ये कभी अगर निकल गए, ये ब्लेड्स, ये जो शार्प ब्लेड्स, जो शार्प एज है, इसका एरिया एंड है, उससे हाथ कट जाता, गला कट जाता, और बंदा मर भी सकता। तो फिक्स एक सेफ गार्डिंग है, मूवेबल एक इंटरलॉकिंग है, ऑटोमेटिक और फिक्स है। फिक्स माने जो परमानेंटली फिक्स सेफ गार्ड्स रहती, जो कि नहीं निकाल सकती। इंटरलॉकिंग जो कि लॉक करने का सिस्टम रहता और अनलॉक करने का। ऑटोमेटिक जो कि मैं बताया आपको, ऑटोमेटिक जो है सेंसर टाइप में। ये 3 टाइप के सेफ गार्ड्स याद रख लीजिए। फिक्स सेफ गार्ड विच इज कम्प्लीटली फिक्स्ड, ऑलरेडी फिक्स करे हुए रहते इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही। इंटरलॉकिंग जो के कैन बी इलेक्ट्रॉनिकली, मैकेनिकली, न्यूमेटिकल माने हाइड्रोलिक जो टाइप में होते, वो इंटरलॉकिंग रहते हैं, जिसको अनलॉक करना है, लॉक करना है ड्यूरिंग ऑपरेशन के टाइम पे। ये बात। अभी हाउ डू आई नो अ गुड गार्ड, कैसा आपको पता चलना चाहिए कि गार्ड गुड है? प्रोवाइड मैक्सिमम प्रोटेक्शन, ब्लॉक एक्सेस टू डेंजरस जोन ड्यूरिंग ऑपरेशन। ऑब्वियसली मैक्सिमम प्रोटेक्शन करते, एक्सेस डेंजर जोन के एक्सेस को ब्लॉक करता, माने रोक देता। कोरेशन एंड फायर रेसिस्टेंस, जो कि आग लगने से जंग और वो जो आता है उसके वजह से, मतलब उसको प्रोटेक्ट करता है। डज नॉट क्रिएट स्प्लिंटर्स और निक पॉइंट्स, शार्प पॉइंट्स और स्प्लिंटर्स में क्रिएट नहीं होता। शुड बी परमानेंट पार्ट ऑफ द मशीनरी, परमानेंट पार्ट, मशीनरी का परमानेंट पार्ट ना, शुड नॉट अफेक्ट एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ मशीन्स, जो ऑपरेशंस पे इफेक्ट नहीं करना चाहिए वो, इसलिए आपको पता चलता है गुड। स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड वियर एंड टियर, जब यूज करते तो मशीन्स के मूवमेंट के साथ भी उसका जो स्टेबिलिटी रहती, उसका विथस्टैंड सही रहना चाहिए, प्रॉपर रहना चाहिए, वो वेट बेरिंग हो, नॉइस कंट्रोलिंग हो, वॉल्यूम कंट्रोल हो, या वो नॉइस जो भी कंट्रोल कर रहा है उसको बराबर नहीं। ये बल्कि हैंगिंग शुड बी कंसिडर टू फैसिलिटी सर्विंग, रिपेयरिंग और द बेल्ट। ये क्या है, रिपेयर करने के लिए भी, सर्विस के लिए, रिपेयर के लिए बेल्ट जो गेयर्स होते हैं वो सर्विस करने के लिए इजीली रिमूव एंड इजीली हैंगिंग, इजीली जो है रिप्लेस करने का रहा तो समझना है कि वो सेफ गार्ड गुड कंडीशन का है, गुड है, एंड यू कैन यूज एट दी on the machines, and you can just allow that kind of machines with that kind of safeguard in the industries, in the working locations. If you work on mechanical electrical equipments, yeah, general points of precautions. Never work on any live or moving equipment without appropriate PPE. Always PPE is mandatory. Personal protective equipments, goggles, mask, face shield, helmet, life jacket, safety vest, harnesses if you're working on height, boots, ये आपके सेफ्टी शू, coverall, ये inspect, check before commissioning. Always inspect before commissioning. Check before, before starting. Wear appropriate PPE, right tools for right job, and right to PPE for right job. No bypassing or safety devices. Safety device को bypass करने की जरूरत नहीं है, वैसा करना है। Use correct tools and procedures. Proper procedures follow करना है जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। डो नॉट यूज हैंड टू रिमूव जैम्ड पार्टिकल्स, कोई भी डायरेक्ट हाथ डाल के जैम पार्टिकल्स को निकालने की जरूरत नहीं है। स्विच ऑफ करना है, आइसोलेट करना है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली आपको रिमूव करना है मटेरियल और समथिंग जैम्ड इन द मशीन्स। एनी अदर
hazardous tasks should be identified and covered by a work permit or written safe work procedures. Work permit, as I said earlier, method statement, risk assessment to be attached with the work permit in order to issue the work permit, in order to have a clear description about the activity and hazard associated with that. ये चीज सिंपल वे में रिपीटेड आपको सिस्टम समझ में आए. लॉकआउट सिस्टम देखिए यहाँ पे, ऑलवेज लॉकआउट टैगआउट. यस्टरडे ओनली मैं आपको बताया, आपको रिवाइज डबल रिवीजन भी हो रहा है. लॉकआउट सिस्टम, टैगआउट सिस्टम, this is the control procedure that must be used to make sure that the employees cannot activate any excuse me, any potential source of energy or substance supply without any authority and training. Obviously, if the person is not competent, if he is not competent, if he is not trained, if he is not having any kind of certification, then you should not allow him to work or to lock the system, or to work in the locations where the certifications competency is mandatory. Serious injuries or death can result if equipment is operated unexpectedly or if substances are released in uncontrolled way. Obviously, when you are operating any machines, heavy equipments, if though you don't have any knowledge about the locking or tagging out system, if you don't have any knowledge about the operative system, then definitely definitely you'll meet with an accident, severe injury or death. That is the reason why we should work under supervision, why we should follow safety instruction, why we should follow safety rules and regulation, why a supervision is mandatory and important, why safety inspections is important, why the permit is important. That is the reason to control this kind of incident and accidents, to prevent this accidents. All the things which I've said, the permit and everything is mandatory. It plays an important and key role. All areas and operations must be surveyed to identify where the lockout procedures are needed. Excuse me. एक जो वेयरहाउस होता है, वेयरहाउस उसमें मशीन्स होते हैं बड़े बड़े. देखिए अब जैसा कि BHEL है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी, वहां पर भी बड़े बड़े इक्विपमेंट्स है, टर्बाइंस के काम होते हैं उसमें. तो जैसा कि बॉयलर्स, टर्बाइंस, जितने भी काम होते हैं, तो वहां पर कौन से मशीन्स कितने हेवी है, कितना वो लोडेड मशीन से, तो उसके हिसाब से पूरा सर्वे करके मॉनिटरिंग करके उसको बराबर लॉकआउट सिस्टम देना चाहिए. और वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? सुपरवाइजर्स की, टीम लीडर्स की, साइट इंजीनियर्स की एंड सेफ्टी ऑफिसर्स की. तो सर्वे करके रिपोर्ट रेडी करने का. लॉकआउट सिस्टम कंडीशंस, यहाँ पे लॉकआउट कंपनी शुड हैव अ पॉलिसी व्हिच एड्रेसेस दोज आइटम्स, पीसेस ऑफ इक्विपमेंट्स और processes which might result in the serious damage or harm if operated without the necessary control in place. अब कौन से कंडीशन में लॉकआउट सिस्टम, टैगआउट सिस्टम जरूरी है? कंपनी के पास पॉलिसी भी होना चाहिए. ऑब्वियसली प्रोसीजर्स होते हैं कंपनी के, पर अपने ओन प्रोसीजर्स, पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स रहते हैं. दिस अप्लाइज स्पेशली ड्यूरिंग मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन प्रोसीजर्स. ऑब्वियसली ये लॉकआउट सिस्टम जो आइसोलेशन ऑफ पावर्स, मतलब एनर्जी सोर्सेस, आइसोलेशन माने कट ऑफ करना, आइसोलेट करना, डी एनर्जाइज्ड, आइसोलेशन ऑफ एनी इक्विपमेंट्स, आइसोलेशन ऑफ सप्लाई, कट ऑफ सप्लाई, in order to have any breakdown maintenance activity or any repairing activity or any breakdown procedures. तो इसके प्रोसीजर्स होते हैं कंपनी. देखिए कंपनी में प्रोसीजर्स होते हैं, कंपनी के खुद के एक प्रोसीजर रहते हैं. सेफ्टी के प्रोसीजर्स में, सेफ्टी के डॉक्यूमेंट में भी होता है प्रोसीजर टू लॉकआउट सिस्टम. क्या क्या प्रोसीजर्स है उसमें? टॉप अथॉरिटी कमिटमेंट देती है, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO, HSE मैनेजर, ये लोग प्रोसीजर्स बनाते हैं. उस पर टॉप अथॉरिटी कमिटमेंट देती, साइन करती, अप्रूव करती. तो वो प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली आप ये सिस्टम फॉलो करना है. अभी वो प्रोसीजर में रहता है कि एग्जाम्पल आप लॉकआउट करना है तो यू शुड इन्फॉर्म 24 hours बिफोर द लॉकआउट ऑफ एनी इक्विपमेंट और any machines. So you have to inform prior, 24 hours prior, in order to carry out your activity. So if you are going to start your activity from tomorrow, you must report to the concerned department to isolate that area or to lock out, to lock out that system or your machines in order to carry out the activity. So that is the reason
then according to that your information or your according to your request and like as per your request they will be doing the procedures. They are going to cooperate with you in order to carry out your activities. So ये procedures होता है. तो ये procedures policies follow करना है company within company और ये systems. So each person who needs to use lock code procedures must be issued with his own personal lock and key. अब एक बंदा है, छोटा एक इक्विपमेंट है जिसको लॉक करना है. ऑब्वियसली जब उसको लॉक करना है तो कॉम्पिटेंट बंदा होता है. यहाँ पर ये जो प्रोसीजर दिया विथ हिज ओन पर्सनल लॉक एंड की, ये एक अलग टाइप प्रोसीजर दिया. बट जनरली क्या होता है कि भाई कोई चीज को आइसोलेट करना है तो जो मशीन जिसके अंडर में है वो बंदा आता है, लॉक करता है, उसका नंबर, उसका नेम, उसका जो डिटेल्स लगा के वहां पर रखे जाता है. इन केस इफ यू वांट टू अनलॉक दैट, इफ इन केस इफ यू वांट टू ऑपरेट दैट इक्विपमेंट, देन यू कैन कॉल अगेन. You could call that guy and he'll come and he'll unlock the system, or he'll start or switch on the system. Till then you can just go ahead with your activities. You can proceed with your activities. Once you have done you are done with your activities, then you can call him, then they will remove the lock. ये procedure होता है. See, switches, labeling, यहाँ पर labeling है, do's and don'ts जो बताए जाते हैं. Power shut down here. See, compressed gas के हैंडलिंग के लिए, CGCG गैस के हैंडलिंग के लिए मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में. ये इसका सिस्टम क्या है कि इसके लिए भी पर्सनल स्टैंड्स होते हैं. इसके लिए भी पर्सनल स्टैंड्स होते हैं. जो एम्प्टी है, एम्प्टी को सेग्रीगेट किया जाता है. जो फिलअप किया जाता है उसके ऊपर लेबलिंग होती है. और ये competency authorized person only can use these cylinders and can with the help of the competent person you have to use this. Without any information, without any taking a permission from the concerned department, you are not allowed to do or carry out the activity with these cylinders. Very dangerous. तो ये चीज होती है. इसमें एम्प्टी और फिलअप सेग्रीगेट किया जाता है और एरिया बैरिकेड किया जाता है. लॉक होता है एरिया में पूरा जहां पर भी गैसेस यूज करते हैं. देखिए ऐसे टाइप के स्टैंड्स होते हैं. स्टैंड्स कंप्रेसर गैस के लिए, एयर कंप्रेसर्स के लिए ऐसे स्टोरेज स्टैंड्स होते हैं जहां पर अवेलेबल होते हैं साइड्स पे. अब कमिंग टू इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैं बताया था, सोर्स ऑफ एनर्जी. कल सेम वही टॉपिक है जो कि इलेक्ट्रिक्यूशन. How does electrocution? देखिए the current passing through the body affect the person's central nervous system. Central nervous system brain का जो होता है, cerebral hemisphere जो cerebrum होता है, उससे central nervous system है, which is two kind of system. Sensory system, motor system. Sensory जो टच करते अपन, अपने कुछ महसूस होता कुछ समथिंग कुछ चीज अपनी टच हुई या हीट या कोई कोल्ड. और मोटर सिस्टम आप जब उसको रेस्पॉन्स देते हैं. अभी एग्जांपल, कोई बंदे को मैं पिन मारा इधर, वो सडन हाथ हटा दे, पिन लगती. जो पिन लगा वो सेंसरी सिस्टम, सेंसेशन विल गोस टू योर ब्रेन एंड you immediately remove your hand, that is motor system. तो ये इफेक्ट होता है. तो सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल इनवॉलंटरी एंड एक्शन विद इन द बॉडी. एग्जांपल ब्रीथिंग, हार्ट बीट एंड डाइजेशन. ये देखिए, इनवॉलंटरी विच इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, वॉलंटरी विच इज अंडर योर कंट्रोल. सिंपल. इनवॉलंटरी मूवमेंट सिस्टम बॉडी के क्या है, ब्रीथिंग. ये इनवॉलंटरी आपके कंट्रोल में नहीं है. जो सांस लेते हैं आप अगर रोक लिया उसको, बंदा गया. हार्ट बीट वो भी इन्वॉल्व. डाइजेशन भी, जो डायफ्राम जो है वो भी. तो द रिजल्ट इज दैट द मसल्स ऑफ द चेस्ट गो इनटू द स्पैज्म एंड ब्रीथिंग इज अफेक्टेड. ये इससे वजह से ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, बंदा मर सकता है. दिस मसल of the hearts do not work properly or at all. CPR is needed to try to reverse this action. CPR, cardiopulmonary resuscitations. So ये CPR देते हैं. ये electrocution means directly contact with the electricity. See, what should be done if someone is electrocuted? Turn off the power supply before touching the person. Obviously, you should never touch the person. If this is not possible, stand on a suitable insulated ground and break their contact with the electrical sources by using non-conductive material. Example, wood, without making any contact with them or the source. बिना टच करे
वो जो सप्लाई होता है, जो टच होता है वायर, उसको डिस्कनेक्ट करना, वो बंदे का हाथ से डिस्कनेक्ट करना, लकड़ी से, कोई चीज से, लकड़ी से ही ज्यादातर यूज करना। तो डायरेक्ट आप टच नहीं करना है, क्योंकि आपको भी करंट पास होता है, और आप भी जो है वो एरिया जो लोकेशन है वहां पे देख के ठहर के करना है। ये एक जनरल ये आप प्रोसीजर्स है, बट इतना आपको ये नहीं होता। बट इन केस इफ यू मीट दिस काइंड ऑफ सिनेरियोस, circumstances, you have to do। सी इमरजेंसी ट्रीटमेंट में ये रहता। एक इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान जो बनाते हैं, मैं बताता हूँ आपको उसके बारे में। ये तो कलर कोडिंग के जो नॉर्मल है, एक मिनट, एक देखिए, ये है जस्ट एक बताया हमें, ये एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बारे में। बट यहाँ पर देखिए, एक इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान होता है और एक इमरजेंसी टीम होती है ना, एक टीम होती है। तो उसमें क्या होता है, साइड पे कंपनीज में, हर कंपनीज में साइड पे नोटिस बोर्ड पे लिखा जाता है, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, इन केस ऑफ फायर कॉन्टैक्ट, इन केस ऑफ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कॉन्टैक्ट, ये सारे डिटेल्स होते हैं। तो छोटा मोटा माइनर फर्स्ट एड के लिए फर्स्ट एडर का नंबर, नाम लिखा जाए। एग्जाम्पल, फर्स्ट एडर है रमेश, तो रमेश फर्स्ट एडर, डे शिफ्ट ड्यूटी, फोन नंबर सो एंड सो, लोकेशन साइट जो भी है। देन मुफस्सिर, Mufassir will be example fire marshal, fire warden, fire warden, fire marshal, so and so name. Then Main Hashmi will be like emergency rescue, like accident investigation team. In case of any accident incident, immediately Main will be reported. Main will be informed. Then he will act according to the situation. So ये emergency, ऊपर टॉप सीईओ कौन है साइट का, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है, एचएससी मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर साइट का फर्स्ट एडर, साइट का फायर वार्डन, साइट का जो है इमरजेंसी टीम। ये टीम्स के डिटेल्स ऐसा देने से क्या होता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी साइट पर बंदों को पता चलता है अवेयरनेस के लिए। और एक एक भी प्लान होता है इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान, उसके अंदर क्या रहता है, साइट्स के लोकेशंस, नॉर्थ साइट, ईस्ट साइट, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट, साउथ, जो जोन, 4 zones of your location, your present situation, location where you work। आप कंस्ट्रक्शन साइट है तो ये इतने लोकेशन है, उसके अंदर भी इंटरनल भी नेम्स दिया जाता है, जोन ए, जोन बी, जोन सी, जोन डी। तो जोन ए से एग्जिट रास्ता इमरजेंसी कौन सा है, वहां पे एक प्लान, जोन बी का एक प्लान, जोन सी का, जोन डी का। तो ये डी जोन, सी जोन, उसमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स रहते हैं, उसमें एक मैप होता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी व्हाट यू ऑल नीड टू डू, लाइक यू आर हियर। एग्जांपल, एक मैप में ऐसा लोकेशन होता है जोन ए में कि बंदे का जो है यू आर हियर बोल के पॉइंट रहती है, वहां पर ठहरा बंदा, उसको एरोस दिखाई देते हैं और इमरजेंसी एग्जिट, तो वो मैप के अकॉर्डिंगली वो एग्जिट कर सकता है इन केस ऑफ फायर और एनी इमरजेंसी। तो ये वैसे इसमें भी एक इमरजेंसी जो है प्लान होता है, साइट के इमरजेंसी टीम होती है, रेस्क्यू टीम होती है, वो टीम के डिटेल्स दिया जाता है, तो वो डिटेल्स के अकॉर्डिंगली एक्ट करना है, और वो डिटेल्स के अकॉर्डिंगली जो है टीम जो है एक असाइन की जाती है। समझ में आया, ये एक पॉइंट। अब इसमें सोफार जो अपन जितना इलेक्ट्रिकल के बारे में, सेफ गार्डिंग के बारे में मैं जो पॉइंट्स बोला, और कलर कोडिंग, कमिंग टू कलर कोडिंग, मैं आपको लास्ट टाइम भी बताया था ये कलर कोडिंग बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, कलर कोडिंग बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। क्यों कलर कोडिंग अच्छी प्रैक्टिस है, जनरली क्यों कलर कोडिंग अच्छी प्रैक्टिस है, माने इसका जो है कलर कोडिंग का मेन मसला क्या है, एक कलर कोडिंग जो है हर कंपनी के स्टैंडर्ड से, पॉलिसीज में, कंपनी के रूल्स के हिसाब से, every 3 months there will be a color coding, like January to March red color, April to June blue color, then July to September white color। तो ये कलर कोडिंग से क्या होता है, यू विल बी इंस्पेक्टिंग ऑल द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, हैंड टूल्स एंड पावर टूल्स, all the tools which are at the site which is available at the stores के एरिया में। तो अगर कोई डैमेज रहा तो यू विल बी रिप्लेसिंग, you are not going to allow the damage thing। फिर आप नया कुछ ऑर्डर करना है तो ऑर्डर कर सकते, उससे आपको रिकॉर्ड ट्रैक होता और यू विल बी फॉलोइंग द सेफ्टी रूल्स। उस पर कलर कोडिंग दिए, तो अगर कोई कलर कोडिंग नहीं रही तो आप उसको अलाउ नहीं करना काम करना, और उससे आपको रिकॉर्ड मेंटेन होता है। इसलिए कलर कोडिंग एक अच्छी प्रैक्टिस है हर एक साइट के लिए। और वैसे ही
कोई भी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या हैंड टूल्स, मैन होममेड हैंड टूल्स यूज करना भी अलाउ नहीं करना चाहिए, जो बंदे अक्सर यूज करते हैं ऐसे होममेड। और जो लूज जो है टाइप ऑफ सॉकेट्स यूज करते, वो भी अलाउ नहीं करना चाहिए। हाई वोल्टेज पोर्टेबल जो सप्लाइसेस रहते, सप्लाइज मतलब अप्लायंसेस में हाई वोल्टेज के जितना वोल्टेज है उसमें उसका एक्सेसिव वोल्टेज यूज नहीं करना चाहिए। एक्सट्रीम लेवल का लो वोल्टेज है तो उसको हाई वोल्टेज के इक्विपमेंट यूज नहीं करना चाहिए। कंटिन्यूसली चार्जिंग रख रहे बंदे कोई बैटरीज को, ड्रिल मशीन्स के बैटरीज होते थोड़े बहुत ड्रिल के, और बॉश टाइप में जो मशीन्स होते हैं अक्सर वाकीता के उसके, तो वैसे चीजों को अलाउ नहीं करना चाहिए। एंड देयर विल बी अ सेपरेट you should assign, and you should allow, just request a management to provide a separate battery charging area where the other person should not come and should not charge their mobile phones or should not keep any kind of other electrical equipments. ये चीजें हैं। और लोटो का मैं एग्जांपल लिया था, लॉक और टैग का बहुत पहले आपको, कि लॉक करना ही जरूरी नहीं है, टैग भी लगाना जरूरी है। तो व्हेन यू आर लॉकिंग समथिंग, you should ensure that you are providing some kind of labeling or tagging in order to get an idea that for what reason you are locking the system. And if the work is in progress, you have to mention work in progress. Please do not open. Though you have locked, but some kind of people who are not aware of the activity and who try to break the lock. There are some people with the with the aggressive attitude at the sides, wherein when they are in emergency, when they are in a need of anything, they will try to break. Mostly it happens in the construction area. So in that situation, in the circumstances, if you provide a little information that work in progress, please do not open. So that kind, that will make a sense, a person to understand that there is a work, ongoing, and we should not touch that. So ये points है. Always ensure that you are giving the proper information, instruction, training, and supervision, and ensure that whenever you are giving any toolbox talk meeting to the departments and to the specific teams, that you have to specify about their activities and the specified hazard which arises from them, from their activities, and to have a control, to have a preventive measures to control as reasonable as practicable, and ensure that always they are ensure that they should wear a proper PPE and appropriate PPE whenever they are carrying out the activities. And PTW, permit to work, is mandatory for all activities except few very less minor activities. And those who are not following the instruction, those who are not obtaining, doing any activity, carrying out the activity without obtaining any PTW from the department, then disciplinary action should be taken against that team. First, verbal warning. Second, second, written warning. Third, you can deduct the wages, or you can terminate from that site or location, or you have to report this kind of situations and this kind of behavior to the top manager in order to take the strict action. There are some actions which has to be taken from by the top management only. There are some actions which you can take by yourself as a safety personnel. समझ में आया? मुफस्सिर समझ में आया? रमेश समझ में आया? मई कुछ डाउट है? समझ में कुछ फास्ट तो गया ना मैं स्मूथली? समझ में तो आया ना लैंग्वेज? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर, समझ में आया सर, अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज के लिए एक सिस्टम ऑर्गेनाइज करो, सब काम इजीली स्मूथ वे में होता है। सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स होते और बंदों का बिहेवियर सेम। अब थोड़े बहुत फुल फॉर्म्स जैसा कि SWL, अभी मैं बोलूंगा 1-2-4 फुल फॉर्म जो इम्पोर्टेंट है वो आप थोड़ा याद कर लो। सेफ वर्किंग लोड, SWL। PTW, परमिट टू वर्क, समझे? PTW, परमिट टू वर्क। सेफ वर्किंग लोड माने SWL। कभी देखोगे आप कोई इक्विपमेंट पे मशीन पे लिखा हुआ रहता है SWL, माने सेफ वर्किंग लोड। उसका सेफ वर्किंग लोड क्या रहता है? एग्जांपल 200 kgs. If it is 200 kgs, you should not allow more than 200 kgs. It's better to have 180 kgs. 180 किलो का ही वेट वो उस पे डालना, 200 का बताया भी तो कम डालना। बाद लोग बोलते हैं 200 का तो 200 एग्जैक्ट, वो भी सही नहीं है अच्छी प्रैक्टिस। अच्छी सेफ प्रैक्टिस, सही प्रैक्टिस ये है
के 180 190 तक मैक्सिमम, कम ही डालना। तो वैसा PTW माने परमिट टू वर्क, सेफ वर्किंग लोड, जैसे कि SWL है। और यू नो एक मिनट, जैसा कि PFAS, पर्सनल फॉर अरेस्टर सिस्टम में आपको बताया था, लोटो, लॉक आउट टैग आउट सिस्टम, ये शॉर्टकट्स मतलब सिनोनिम्स है, इसका फुल फॉर्म ऐसा याद रखते। कभी कभी ऐसा होता है एक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन या एक्सीडेंट इंसिडेंट रिपोर्ट जब आप बनाते तब ये आपको लिखना रहता, मेंशन करना रहता। तो एक्सीडेंट इंसिडेंट की जब रिपोर्ट बनाते तो 4 पॉइंट याद रख लेने, रूट कॉज ऑफ द इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट, what you have, what is the reason behind that root cause, and is there any human error or mechanical error, ये पूरा चीज रिपोर्ट करके what you have learned from that incident and what can be controlling measures to be taken further to avoid that kinds of incidents or accidents in the future। ये 4 points बहुत मैंडेटरी है। तभी भी कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट से अपने को एक लेसन लर्न होना है, एक लेसन सीखना है कि क्या हो सकता है कोई इंसिडेंट और एक्सीडेंट से, क्या प्रिकॉशंस लेना है, प्रिवेंशन कंट्रोलिंग प्रिवेंशन लेना है, प्रिवेंशंस लेना है कंट्रोल करने के लिए फ्यूचर के लिए। और उससे जो भी रूट कॉज आया तो वो रूट कॉज को ट्रेस करना है, वो रूट कॉज का बारे में पता चलना है, वेदर इट वाज मैकेनिकल एरर या ह्यूमन एरर और एनवायरमेंटल एरर, लाइक वेदर का एडवर्स वेदर इफेक्ट। तो ये पॉइंट्स है। अगर ह्यूमन एरर रहा, मैक्सिमम एक्सीडेंट में ह्यूमन एरर ही रहता, बिहेवियर ऑफ ए ऑपरेटर, बिहेवियर ऑफ ए ड्राइवर, बिहेवियर ऑफ ए सुपरवाइजर, टीम लीडर, ये बिहेवियर के वजह से, ये एटीट्यूड के वजह से, ये बंदे की मेंटालिटी की वजह से, साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से इंसिडेंट्स एक्सीडेंट ज्यादा होते। बंदा अगर पूल वे में काम किया, इफ फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन इज नॉट फीलिंग वेल एंड यू केम टू नो and you notice that, एक example देता हूँ, ये याद रख लो, you notice that one person is feeling little bit dizziness or some kind of appearance like facial expression से आपको पता चला कि he is not feeling well। In that condition, as a supervisor, as a safety personnel, you should ask him, call him, ask him what is the problem, are you not feeling well? In that case, just let him go to the first aider, nearby first aider, or let him go to the hospital, let him consult the doctor। And in that case, if you are not noticing that thing and you are allowing him to work on the 50th floor, 70th floor, 60th floor, and sometimes unfortunately if that person working on the edge area, something goes wrong, who will be responsible? Like, man, we are safety personnel and supervisors. It is the responsibility of a supervisor to ensure that those who are working under him, he should notice, he should be in a position to just understand the behavior of the team, individual in his team. If you don't understand the behavior of each individual in his team, then what is the need for him to be a supervisor of the team? So ये points आपको ट्रेन करना है, ट्रेनिंग देना है। थर्ड पार्टी ट्रेनिंग क्यों दिया जाती है, थर्ड पार्टी ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है? थर्ड पार्टी को बुला के इसलिए दिया जाता है कि स्पेसिफिकली अगर वो जो एक्टिविटी में इंडल्ज है, इन्वॉल्व है, वो स्पेसिफिक एक्टिविटीज के बारे में थर्ड पार्टी ट्रेनिंग दी जाती है। इन जनरल ओवरऑल ट्रेनिंग कौन देता है? जनरल ट्रेनिंग, जनरल टर्मिनोलॉजी में जनरल जी जो है डूज एंड डोंट सेफ्टी ऑफिसर बताता है साइड पे, क्या देता है? टूल बॉक्स टॉक ट्रेनिंग, सेफ्टी ट्रेनिंग, रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग, सेफ्टी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग से अपन बंदों को बूस्ट करते हैं, बंदों को एजुकेट करते हैं, ट्रेन करते हैं टू फॉलो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। समझ में आया? एनी डाउट गाइस? कुछ डाउट है? नो सर, समझ में आया सर। अपन प्रॉपरली एक्टिव रहना सर, और ब्रेन को कभी भी शार्प रखना, और सिस्टम सीधा फॉलो होना, और आसपास में जो चल रहा है वो भी उसके ऊपर भी ध्यान रख लेना। तो सिस्टम को फॉलो होना और अपन के रूल्स जो है ना वो करेक्ट फॉलो है तो हजार्ड्स में प्रॉब्लम सेव कर सकते सर। क्लास तो समझ में आया ना? ओके है ना? ओके सर। So shall I log off, Ramesh? I'll take another class tomorrow. Hopefully we'll have another class. Okay? आज थोड़ा मेरा तबीयत ठीक है, बहुत सारा सर में दर्द है। सर ओके सर। Okay, mind. I'll log off now.